नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश फंड के फनकार। जी हाँ, फंड के फन में माहिर ऐसे धुरंधर लोगों से रोज़ बरोज़ हर हफ्ते हम आपका परिचय कराते हैं, जो आपको बताते हैं कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, कैसे छोटी छोटी बचत आगे चल करके आपके जो सपने हैं उनको पूरा करती है, चाहे वो घर खरीदने का सपना हो, बच्चों की पढ़ाई का सपना हो, और चाहे वो बच्चों की शादी का सपना हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक से एक जो है धुरंधर यहाँ पर आ चुके हैं। और अब चूँकि हमारा फोकस भी लगातार रहा है महिला शक्ति को लेकर के, तो आज इसी शक्ति को से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चार्मी शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और चार्मी जी जो है को फाउंडर हैं टॉरिएंट में। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका कि हमारा ये निमंत्रण आपने स्वीकार किया। और मैम, जैसा कि इस कार्यक्रम की परंपरा है, शुरुआत करेंगे आपकी पर्सनल जर्नी के साथ, क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने जो है अपना करियर शुरू कर दिया। कैसे शुरुआत हुई और क्यों लगा कि इस क्षेत्र में आपको आना चाहिए? थैंक यू विपुल जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे ये लाइन में आना है, ये प्रोफेशन में आना है। मेरे फादर ऑलरेडी उनका प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका था कि मेरी बेटी को यही प्रोफेशन में लाना है। कैसे होता था कि मैं पढ़ाई करती थी स्कूल में, समवेयर 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। तब से एवरी संडे मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे और संडेज़ को भी उनको दोनों को ऑफिस जाना रहता था। मम्मी चर्च गेट में जाते थे ऑफिस और पापा का ऑफिस बोरीवली में था। तो एवरी संडे मुझे पिताजी लेके जाते थे और बोलते थे कि तभी तो पेपर का ज़माना था, तो काफ़ी सारे पेपर्स और प्रिंट आउट्स एंड ऑल सब रहते थे, तो क्लाइंट्स की डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल फाइलिंग करना रहता था। तो तब से मुझे एवरी संडे मेरा काम रहता था 2 घंटे के लिए ऑफिस जाना, सब पेपर जो भी देंगे पापा वो पंच करके फाइल में लगाना। इतना ही थी आप उस समय? 5th 6th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा, तो तब से और फादर आपके इसी प्रोफेशन में पहले से थे? जी हाँ। ऑलरेडी उनको ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं यही प्रोफेशन में, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है तब से। तो एवरी संडे मुझे ऑफिस में जाना रहता था और मुझे काफ़ी मज़ा आता था। जो पंचिंग मशीन के वो डॉट्स जो निकलते थे ना, तो उससे मुझे काफ़ी मज़ा आता था। फिर पेपर फाड़ने में, तभी तो काफ़ी सारे प्रिंट आउट्स निकलते थे, तो इजीली पेपर फाड़ने का एक बीच में डॉट 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 ऐसे करके पेपर्स आते थे, तो वो करना, मतलब पूरा एडमिन काम मेरा रहता था एवरी संडे पिताजी की ऑफिस में। तो तब से शुरुआत हुई थी। थोड़े संडेज ऐसे थे कि जहाँ पे पिताजी को क्लाइंट के यहाँ पे घर पे मीटिंग के लिए जाना रहता था, तो मुझे रिश्वत देते थे कि चलो हम आइसक्रीम खाने जाते हैं। और बट आइसक्रीम खाने के पहले मेरे को एक 10-15 मिनट का काम है, बाजू की बिल्डिंग में ही जाना है, तो उनके यहाँ पे जाना है क्लाइंट के यहाँ पे। तो तू बैठना वहाँ पे, कुछ काम मत करना, सिर्फ बैठना, इधर उधर देखना, तेरे को जो करना है वो कर, बट उसके बाद ही मैं तुझे आइसक्रीम खाने लेके जाऊँगा। तो ऐसे करके तब से, मतलब वो जो शब्द है, जो आइडिया है, तब से मेरे दिमाग में वो बोलते हैं ना कि इंजेक्शन मार मार के ये हो रहा था। बट तभी ऑफ कोर्स समझ नहीं थी, तो जो बोलते थे ऐसे ही मैं तो बैठी रहती थी। तो ये कारवा कंटिन्यू होते रहा 3-4 साल। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज़माना आने लगा, तो कंप्यूटर में डेटा एंट्री मेरा काम रहता था संडे टू संडे। सब कुछ ये संडे टू संडे का काम रहता था। संडे को यस। तो बोलते ना एक मोल्डिंग, वो टाइम से मेरी शुरुआत हो चुकी थी। फिर 10th हो गया, 12th हो गया। फिर जब भी मैं फर्स्ट ईयर में थी, मेरा बीकॉम का फर्स्ट ईयर जब भी था, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैंने किया है। तो बैफ का जब भी मेरा पहला साल था, तो तभी उन्होंने मुझे NISM की एग्ज़ाम, मतलब NISM की बुक आती थी तभी। तो एक ब्लू कलर की इतनी मोटी सी बुक थी और बताया कि ये तू पढ़ ले, मुझे इसमें से काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो तू पहले पढ़ ले और उसमें से मुझे थोड़ा बहुत समझा दे क्या है। तो मैंने बताया ठीक है, चलो साथ साथ पढ़ाई कर ही रहे तो साथ में एक बुक और भी पढ़ाई कर ले। तो वो NISM की वो पढ़ते गई, मैं उनको समझाते गई कॉन्सेप्ट। उनको ऑलरेडी आइडिया था, नॉलेज था, बट वो मेरे आपको प्रेरित कर रहे थे कि आप धीरे धीरे नॉलेज गेन करें इस क्षेत्र के बारे में। यस।
फिर वो हुआ, उसके बाद CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग की वो उन्होंने खुद से एनरोल कर लिया मेरा नाम, और घर पे बुक्स, तभी तो फिजिकल बुक्स आती थी, तो घर पे डिलीवर हुई और बताया कि ये बुक्स आए हैं, थोड़े बहुत पढ़ ले। मैंने बोला ठीक है चलो, पढ़ाई कर ही रहे, आई वॉज गुड एट एकेडमिक्स, तो पढ़ाई के साथ साथ अच्छा, आपका भी इंटरेस्ट मतलब इसका मतलब डेवलप हो गया था? हो गया था, वरना बच्चे, almost। या फिर कई बार आप मना कर देते हो कि नहीं, मन नहीं कर रहा, या हाँ। फिर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बनने लगा था। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि तू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ले, तो मुझे नहीं पता था, वो मुझे पहले से ट्रेन कर रहे हैं, जैसे घोड़े के लिए ऐसे जो आंखों के यहाँ पे रहता है, बस ऑलमोस्ट मेरे लिए भी वही था कि प्लान बी प्लान सी जैसा कुछ नहीं है, प्लान ए ही है तेरे लिए। तो वैसे कारवा होता गया, पढ़ाई होती गई, साथ साथ में ग्रेजुएशन हो गया, CFP CWM, ये सब कुछ एक के बाद एक क्वालिफिकेशंस होते रहे। और फिर ऐसा था कि डे 1 पे जब भी पढ़ाई सब शुरू हो गई, ख़त्म हो गई, उसके बाद उन्होंने बताया कि तुझे डे 1 से मेरी ऑफिस में अलाउड नहीं है आना। नहीं है? आई वॉज शॉक्ड कि एवरी संडे तो आप मुझे बुलाते हो, ठीक है, तो अभी क्यों नहीं? बचपन से आप मुझे बुलाते थे, आप तो अभी CFP भी हो गई हो, तब भी नहीं बुला रहे? करेक्ट। तो फिर उन्होंने बताया कि अभी तू तेरा रास्ता देख ले, मुझे जब भी लगेगा कि तू ये कुर्सी के लायक है, मतलब ही लिटरली उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि ये कुर्सी के लायक है, तभी ही मैं तुझे अलाउ करूँगा। फिर बताया ठीक है, फिर मैंने 2 जगह पे ऑलरेडी काम किया, वहाँ पे 3-3.5 साल काम किया, फिर मुझे ऑफिशियल ऑफर लेटर, जैसे एक एम्प्लॉय का ऑफर लेटर होता है वैसे एक बना के उन्होंने भेजा, ईमेल पे भेजा, तभी से उन्होंने ऑफिशियली सब कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो, यही सही। तो मेरा जो लास्ट ड्रॉन सैलरी था मेरे कंपनी में जहाँ पे मैं काम कर रही थी, तो वहाँ से उन्होंने बताया कि तुझे 10% डिस्काउंट पे मैं बुलाऊंगा। 10% डिस्काउंट पे? यूजुअली एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अगर हम जाते हैं तो थोड़ा हाइक होता है, 10-15% का हाइक मिलता है, आपको 10% डिस्काउंट। और बोला कि ये तुझे अगर ऑफर लेटर एक्सेप्ट है तो ठीक है, वरना तू जिधर है उधर कंटिन्यू कर। और ऑफिस था मेरा चर्च गेट, तो मैंने फिर उनको पूछा कि ये तुम डिस्काउंट क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने क्या बताया कि तू बोरीवली रहती है, चर्च गेट तू ऑफिस जा रही है, तो तेरा 1.5 घंटा और 1.5 घंटा आने का, मतलब क्लोज टू 3 घंटे तेरे बच रहे हैं अगर तू बोरीवली में ही काम कर रही है तो। टाइम इज मनी, तुम्हारा टाइम बचा, मेरा यहाँ पे पैसा बचा। तुझे ये ऑफर करना है, एक्सेप्ट करना है तो कर। तो इस तरह से मेरा जर्नी पहले से स्टार्ट हो चुका था। और एज आई सेड कि प्लान बी प्लान सी जैसा कुछ था ही नहीं, फोकस क्लियर था। और मैं पहले से ऐसी रही हूँ कि लोगों को काफ़ी मिलना जुलना और एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, काफ़ी बातें करना है ना, तो मेरे लिए भी वो एक प्लस पॉइंट था कि मुझे आगे जाके लोगों से बात ही करनी है, उनको कन्विंस करना है या फिर एटलीस्ट उनको समझना है। तो ये उनको एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ देखने दिखी, और इस तरह से मेरी जर्नी है और टिल डेट मैं यहाँ पे। अच्छा मैम, एक चीज़ समझना चाहेंगे, फादर के साथ या फादर के ऑफिस में काम करना आसान होता है या चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं? क्योंकि आपने दोनों जगह काम किया, पहले आप 2-3 साल आपने दूसरी जगह काम किया, फिर फादर की कंपनी में काम किया। तो मुश्किल क्या होता है और आसानी क्या होती है? हाँ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। सो मैं इसको बोलती हूँ कि वो 2 धारी तलवार जैसा है। और काफ़ी टाइम पे ऐसे सोचना पड़ता है कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो क्या क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे ग्रूमिंग होना चाहिए। और एक तरफ ऐसा है कि मुझे एज अ बॉस काम करना है, एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना है। तो काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट होता है ये चीज़, और डेफिनेटली आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप, उनका यही मानना था कि जो भी रूल्स या फिर जो भी एप्लीकेबल है तुम्हारे टीम मेंबर्स के लिए, पूरे ऑफिस के लिए, वही रूल्स तुम्हारे लिए भी लागू होंगे, वेदर यू एक्सेप्ट और डोंट एक्सेप्ट। ये चीज़ तो करनी ही है। मतलब आज की डेट पे भी ऐसे अगर 3 लेट मार्क्स मेरे होते हैं तो मेरा हाफ डे कट होता है। अच्छा। 4th लेट मार्क पे मेरा छुट्टी कट होता है, बट मुझे ऑफिस आके काम तो करना ही है। तो काफ़ी चैलेंजिंग है थोड़ा बैलेंस करना पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। बट मैं यही सोचती हूँ कि ज़्यादा तुमको
एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सिचुएशंस ऐसी होती है कि यू जस्ट गो विद द फ्लो, कि तुम्हारे पास अगर ये एक प्रॉब्लम आया है या तुम्हारे पास ये सिचुएशन आया है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तुमको देना ही है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, और ऐसे करके ऑलमोस्ट 13-13.5 साल हो चुके हैं और यही काम काफी कर रहे हैं और अच्छा। आगे भी हम यही काम करते आ रहे अच्छा, हैं। शुरू में क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई कि एम्प्लॉयज़ के बीच में खुसफुस हो रही है, कह रहे भाई इसको तो क्या है, तो बॉस की बेटी है, इसको तो सारे मतलब छूट मिल जाएगी, बढ़िया इंक्रीमेंट इसी का होगा, ये तो खुद ही बॉस है। तो इस तरह की कभी मतलब किसी से पता लगा कि इस तरह की पीठ पीछे बातें होती हैं? डेफिनेटली। तो जब भी मैंने ज्वाइन किया था फादर को, तो तभी ऑफिस स्टाफ को सबको बुला के रिसेप्शन पे बुलाया था, सबको बोला था कि आज से चार्मी ज्वाइन कर रही है। चार्मी मेरी बेटी नहीं है ये ऑफिस में, वो तुम्हारे साथ ही बैठेगी, तुम्हारे साथ ही खाना खाएगी, तुम जो काम कर रहे हो वही काम करेगी। इनफैक्ट क्लाइंट्स के लिए भी जब भी जाना रहता है, कुछ फ़ोन कर रहे हैं या कुछ है, तो परेश सर बोलता है ना कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट अभी परेश सर ही निकलता है पापा के बजाय। तो वो भी कभी फ़ोन करते थे तो क्लाइंट को ऐसे नहीं बोलते थे कि मेरी बेटी को भेज रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट, उसको मेरी असिस्टेंट है उसको भेज रहा हूँ, आप देख लेना उसको। तो ये कारवार लगातार 2 साल 3 साल चलता रहा। फिर क्लाइंट्स को जाके पता चला ये तो चार्मी की बेटी, क्योंकि तभी सोशल मीडिया थोड़ा बहुत एक्टिव हो चुकी थी मैं, तो फैमिली के फोटोज और कुछ ना कुछ तरीके से अपलोड रहता था। तो तभी जाके क्लाइंट को पता चला कि अच्छा ये तो चार्मी शाह इनकी बेटी है। तो फिर वो क्लाइंट का भी टोन चेंज हो गया। नॉर्मली हम टीम के साथ कैसे बात करते हैं और हम बॉस या बॉस की बेटी के साथ कैसे बात करते, तो वो एक क्लियर डिफरेंस पता चल गया। तो तभी तक पापा को ऐसे बताना भी नहीं था कि मेरी बेटी है और इसी में ज्वाइन किया है, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर हम क्लाइंट्स का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, मतलब कि उनके हर जनरेशन टू जनरेशन हम वेल्थ पास ऑन करते हैं, एस्टेट प्लानिंग करते हैं, उनकी विल वसीहत बनाते हैं ताकि एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे पास हो। तो सेम वेज बिजनेस में भी तुमको एस्टेट प्लानिंग मतलब कि सक्सेशन प्लानिंग करना ज़रूरी है, और उसी वजह से एक सर्कल कंप्लीट होता है, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब शुरू से ही आप मतलब सर बोलने लगी थी? कितना टाइम लगा कि अब पापा बोलना है, अब सर बोलना है? ये शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन रहता था? डेफिनेटली, तभी तो ऑफिस में पापा ही निकलता था बाय डिफॉल्ट, सर बोलने की आदत नहीं थी। और अभी ऐसा हो गया कि सर ही निकलता है। रात को घर पे डिनर के लिए भी हम बैठते तो ऐसा लगता है परेश सर क्या लोगे तो वो डिफॉल्ट अभी डिफॉल्ट सेटिंग ही हो चुका है वैसा। अच्छा मैम, अब आते हैं जिस तरीके की सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, आप इतने लोगों के जो है पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत अच्छा दौर देखा, बहुत अच्छे रिटर्न देखे, पिछले 2-2.5 साल से वो रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। Correct. तो कैसे आप गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं? हालांकि एक तो टेम्परामेंट में मैंने देखा है कि थोड़ा सा बदलाव पहले के मुकाबले आया है। लोग भी उन लोगों को पता है इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा रखो, लॉन्ग टर्म सोचो, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो होंगे ऐसे कि गलती कर दी, एफडी में ही लगा देना चाहिए था, ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा, 1 साल हो गया। डेफिनेटली विपुल जी। तो कैसे होता है ना, मैं उनको एक एग्जाम्पल ये देती हूँ कि जैसे आप रोड पे एक व्हीकल में हो, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो, 3 लेन होते हैं, लेन 1, लेन 2, लेन 3। सिग्नल वहाँ पे रेड है तो आप गाड़ी ब्रेक लगा के रखे हो। जैसे ग्रीन होता है तो जो लाइन मूव होती है हम सोचते हैं काश मैं वो लाइन में होता, फर्स्ट लेन में, फिर पता चला वो 3rd लेन में। तो फर्स्ट टू थर्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो यूजुअली फर्स्ट सेकंड या सेकंड फर्स्ट थर्ड और सेकंड में स्विच करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहती गंगा में हाथ हमको नहीं धोना है, क्योंकि हर एक का एक फेज आता है। सो जैसे मैं बताती हूँ कि 5 उंगली है, 5 उंगली का हर एक उंगली का एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। सेम वेज 5 एसेट क्लास है, वो हर एक का एसेट क्लास कभी इक्विटी चलेगा, कभी फिक्स इनकम चलेगा, कभी एफडीज मतलब कि सेफ साइड या रिस्क फ्री जिसको हम बोलते हैं आज की तारीख में वो चलेगा, कभी रियल एस्टेट चलेगा, कभी कमोडिटीज चलेगी। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्विच करते रहे फ्रीक्वेंटली।
तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ जो स्पेशली पिछले 5 साल के बाद अंदर अंदर जो भी इन्वेस्टर्स आए, स्पेशली कोविड, हम कोविड, प्री हाँ। कोविड और पोस्ट कोविड बोलते हैं यूजुअली डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो पोस्ट कोविड वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डाउनफॉल देखा ही नहीं है। मंदी तो बहुत दूर की बात है, सही बात। डाउनफॉल उन्होंने देखा नहीं है या फिर करेक्शंस देखे नहीं है। तो वो करेक्शंस आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स, कि तुम अगर हाईवे है, हम मुंबई में रहते हैं, हाईवे पे भी काफ़ी सारे गड्ढे हैं, तो नॉर्मल रोड पे भी तुमको स्पीड ब्रेकर्स, ब्रेक सिग्नल्स ये सब आते रहेंगे। तो सेम विज आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी, अगर आप सोचते हो कि मैं अगले 15 साल 20 साल के लिए निवेश करना चाहता हूँ या निवेश करना चाहती हूँ, तो उस दरमियान तुमको खड्डे भी मिलेंगे, उस दरमियान तुमको एक्सप्रेस वे भी मिलेगा, उस दरमियान तुमको सिग्नल भी मिलेंगे, उस दरमियान किसी और की गलती की वजह से हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज है। जैसे कि अभी हो रहा है, गलती कहीं और हो रही है, करेक्ट, भुगत हम रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे होता है कि इंडिया के बाहर कहीं सर्दी जुकाम होता है बट दवाई हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो इसी वजह से हमको क्या करना है कि हमारे जीडीपी पे हमको काम करना है। हमारा जीडीपी क्या होता है? गोल्स एंड ड्रीम्स प्लान। ओह अच्छा। कि अगर मैं मेरी फैमिली के साथ जब भी डिस्कस करता हूँ तो मैं इंडिया का जीडीपी, यूएस का जीडीपी, सब कंट्रीज के जीडीपी तो मैं, ठीक है, हमको न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे हमको आते रहते हैं, बट हमारी फैमिली का और एज एन इंडिविजुअल तुम्हारी जीडीपी क्या है, तुम्हारा ग्रोथ क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो उस पे ज़्यादा हमको फोकस रखना है। क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या कंट्रोल में है? जो मेरे आसपास कुछ अगर हो रहा है, या फिर मैं मेरी लाइफ पे ही कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरे किसी की लाइफ पे कुछ कंट्रोल नहीं रख सकते। तो गोल्स एंड ड्रीम्स प्लान, जो जीडीपी, खुद का फैमिली का जीडीपी तुमको बनाना है। ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। जीडीपी की जो नई परिभाषा आपने बताई ना, ये लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी। Yes. अच्छा मैम, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे 5 एसेट क्लास की बात की। Yes. इसमें से एक प्रॉपर्टी है जो कि ठीक है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है सबके पास, खासतौर से जो छोटे निवेशक जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं उनके पास एक बड़ा सपना होता है। Yes. लेकिन बाकी के एसेट क्लास को किस तरीके से आप डिवाइड करते हैं? एक नॉर्मल, बाकी तो आप सबसे रिस्क एपेटाइट को देखते हुए आप सजेस्ट करते होंगे, लेकिन एक मिडिल क्लास को अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो बना रहा है तो किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए? कितना हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए, कितना हिस्सा गोल्ड या सिल्वर में होना चाहिए, कमोडिटी में क्या होना चाहिए, या फिर डेट में कितना रखना चाहिए? जैसे मैं ये 5 उंगली को इंडिकेट करती हूँ। सबसे छोटी उंगली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिखने में छोटी है बट कभी काम आएगी हमको पता नहीं है। करेक्ट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डजंट मीन कि हार्ड कैश, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में और एफडी के रूप में भी हो सकता है। कितना रखना चाहिए? आपका अगले 6 महीने तक का खर्चा तुम्हारे आइदर कैश या फिर बैंक अकाउंट या फिर एफडीज, जिस हिसाब से तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारी फैमिली कंफर्टेबल है, उस हिसाब से कंपलसरी 1 महीने का खर्चा, करंट मंथ नहीं, अगले महीने का, वो तुम्हारे रेडीली अवेलेबल होना चाहिए तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पास। मान लो अचानक एटीएम बंद हो गया, 26 जुलाई एटीएम बंद हो गया, एटीएम था ही नहीं कहीं पे। आज की डेट पे हम बोलते हैं कि इंटरनेट बंद होने की अफवाहें चल रही है, तो तुम जीपे, तुम यूपीआई कैसे करोगे? आज तो काफी इकोनॉमी हमारी जो है सब डिजिटलाइज हो चुकी है। तो अगले 1 महीने का खर्चा तुम्हारा कंपलसरी तुम्हारे पास रात को 3 बजे भी अवेलेबल होना चाहिए। ये हो गया इमरजेंसी में। और अगले जो 4 महीने या 5 महीने का है वो तुम तुम्हारे बैंक अकाउंट में रखो, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में, और या फिर रिकरिंग या फिर एफडी के तौर पे तुम रखो। पर इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। दूसरी उंगली है तुम्हारी इक्विटी की। तो इक्विटी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, फिक्स इनकम हो गया और कमोडिटी हो गया। तो हमने इमरजेंसी प्लानिंग कर दी। अभी जाके तुम्हारी जो भी हर महीने की सैलरी है या आमदनी जो भी है उसके 3 हिस्से होने चाहिए, 50, 30 और 20। मैं ये थंब रूल क्यों बताती हूँ? क्योंकि जब भी हम थंब रूल बताते हैं,
या फिर जब भी हम कुछ एक वैल्यू देते हैं ना, तो हमारा माइंड हमेशा कैलकुलेशन में चला जाता है। अगर मैं हवाई में ही सिर्फ ऐसे ही अमाउंट बोलूँगी तो उसका मतलब नहीं है। तो अगर मेरी 100 रुपये की इनकम है हर महीने, तो जहाँ से 50 रुपया है या फिर 50% ऑफ द मंथली इनकम तुम्हारे खर्चे के लिए जाता है। मतलब तुम्हारी इनकम रहे ना रहे, तुम्हारे वो खर्चे तो रहने ही वाले हैं। 30% जो है वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सेविंग्स होना चाहिए। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट यूजुअली दोनों एक ही लोगों को लगता है, बट उसमें भी एक सिल्वर लाइन, एक थिन लाइन है, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और जो बैलेंस बचता है 20%, वो 20% तुमको तुम्हारे लग्जरियस एक्सपेंस या कहीं घूमने जाते हो, कहीं पे कुछ ज्यादा कभी खर्चा हो गया, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जब भी फेस्टिवल्स एंड ऑल सब होता है, तो वो टाइम पे थोड़ा खर्च कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 50-30-20 मैं इसको ये थंब रूल बताती हूँ। अभी जो 30% है, 30% जो मेरा सेविंग्स होना चाहिए, अभी उसमें भी बाइफर्केशन से 50-30-20। अच्छा, 50% तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, मतलब कि अगले 2 साल 3 साल के अंदर अंदर अगर कुछ बड़ा खर्चा आने वाला होता है जो तुमको पता है, तो उसके लिए तुमको, क्योंकि वो अगले 3 साल में आने वाला है, तो तुमको थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन वहां पे देना रहता है। फिर बचा 30% आपका मीडियम गोल के लिए मैं बताती हूँ, कि जो अगले 3 से 6 साल के बीच में अगर सपोज कुछ खर्चे आने वाले रहते हैं, तो तुम्हारा उसमें 30% होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग होता है। किसी इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म 365 दिन भी होता है, कि इनकम टैक्स नहीं बताया है हमको कि 365 डेज मतलब लॉन्ग टर्म। तो वहां पे हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं, कि 365 डेज मतलब लॉन्ग टर्म नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मतलब तुमको एक बिजनेस साइकिल देखना है। एक बिजनेस साइकिल यूजुअली 8 से 10 साल के लिए पहले था, अभी हमने वो करेक्ट करके बना दिया है 6 से 8 साल। मतलब हर 6 से 8 साल के बाद एक ट्रेंड चेंज होता है, बिल्कुल, और वो बहुत ही एविडेंट होता है। तो एक बिजनेस साइकिल खत्म हुआ, मतलब कि आपका लॉन्ग टर्म में 20% ऑफ योर मंथली इनकम वहाँ पे निवेश होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जो हम बोलते हैं कि पहली प्रॉपर्टी, यूजुअली ये डिस्कशन होता है कि हमको रेंट के घर में रहना चाहिए कि खुद का घर होना चाहिए। अभी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, हर एक इन्वेस्टर के लिए, हर एक फैमिली के लिए वो अलग अलग होता है। तो वो हम डिसीजन इन्वेस्टर पे छोड़ देते हैं। यस, कि तुम्हारा पहला घर अगर तुम होना तो जरूरी है। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस जो हम एक बोलते हैं कि पैसिव इनकम, मतलब कि रेंट के हिसाब से हमको मिली रहे, तो वो एक ऑप्शन है, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। बचा लास्ट में कमोडिटी ऐसी चीज थी जो पिछले ऑलमोस्ट 5-5.5 साल में, मतलब कोविड, अगर मैं पीछे से तो किसी ने भी कोविड के टाइम पे किसी ने गोल्ड सिल्वर की बात ही नहीं की थी, बट अचानक से हर कोई बात कर रहा है। हाँ, मतलब बीच में तो एक ऐसा दौर आया कि लोगों ने अपने बाकी पोर्टफोलियो खाली करके पूरा उठा करके ईटीएफ्स में पैसे लगाते हुए दिखाई दिए। यस, वो दरमियान कोविड के टाइम पे क्रिप्टो भी बहुत चला था। करेक्ट। अब आज क्रिप्टो ऑलमोस्ट सब लॉस में है। तो चाहे वो कोई भी एसेट क्लास हो, हर एक एसेट क्लास का एक साइकिल आता है, अच्छे दिन बुरे दिन। जैसे हमारी लाइफ भी अगर हम कंसिडर करें कि हर रोज सेम नहीं रहेगा, कभी अपने मूड के हिसाब से हम काफ़ी खुश होते हैं, कभी मूड के हिसाब से हम काफ़ी दुखी होते हैं, डिप्रेसिंग होते हैं। तो सेम ऐसे एसेट क्लास भी ऐसे ही काम करता है। मैं यूजुअली ये ट्राई करती हूँ कि कुछ टेक्निकल चीज़ हमको क्लाइंट को नहीं बतानी है, जो ऑलरेडी जीवन में हमारे चल रहा है, सिंप्लीफाई करके उनको ये चीज़ बताएं। जैसे ट्रैफिक लेन्स की बात की, जैसे ये लाइफ के अच्छे दिन बुरे दिन की बात की, तो एक रफ पैच सबके लाइफ में आता है, पर कभी कौन सा आएगा वो हमको भी नहीं पता है, वो प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ मैम, ये जो आपने 50-30-20 का रूल समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा। अब सवाल ये आता है कि जब हमने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, तो जब हम SIP के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक तो जिनको ये बात समझ में आएगी कि भाई 50-30-20 के हिसाब से हमको पैसे खर्च करने हैं अपने या बचाने हैं। दूसरे लोग कहेंगे कि जितनी सैलरी मिलती है उतने में ही हमारा बजट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो 50-30-20 हम कैसे करेंगे। लेकिन जो भी SIP वो शुरू कर रहे हैं, जहाँ से भी जितनी भी बचा सकते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, जो भी सबकी अपनी क्षमता है,
तो वो एलोकेशन कैसे करें, मतलब किस तरह के फंड में शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि ख़ास तौर से जो हमारी बातचीत होती है महिलाओं से, बहुत तेज़ी से महिलाओं की सोच बदली है और महिलाएं फाइनेंशियली लिटरेट हो रही हैं और वो म्यूचुअल फंड की तरफ, वो गुल्लक में पैसे रखने के बजाय अब इस तरफ जा रही हैं जो उनकी सेविंग्स है। तो वो शुरुआत कहाँ से करें? पहला, क्या वो फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए, लार्ज कैप होना चाहिए, या बीच में ट्रेंड चल गया था, हर कोई स्मॉल कैप ही पसंद कर रहा था? तो अभी मतलब शुरुआत कैसे करें मैम, जो पहली साइड? डेफिनेटली। सो विपुल जी, कैसे होता है कि मान लो अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आ रहे हैं तो हम पहले उनको जैसे स्कैनिंग करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले पूछते हैं कि कल क्या खाया, क्या हो रहा है आपको, पिछले एक हफ्ते में आपने क्या किया। तो वो एक थोड़ा सा हिस्ट्री एनालिसिस होता है। तो सेम वेस जब भी हम किसी भी इन्वेस्टर को मिलते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, तो पहले हम पूछते हैं कि अच्छा तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा पास्ट कैसा रह चुका है और तुमको आगे किस हिसाब से प्लान करना है, सो दैट एक हमको आइडिया आता है। और बुलिश मार्केट में, मतलब बढ़ते हुए मार्केट में, तेजी बाजार में सब कोई अग्रेसिव होता है। और वही सेम चीज अगर मैं अपोजिट बोलूं कि मंदी के टाइम पे सब कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो इसी दरमियान हम क्या पूछते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो इनिशियली आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट कीजिए लिक्विड फंड में। आप स्टार्ट कीजिए लिक्विड फंड में, क्योंकि महिला है स्पेशली, तो उनको बैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एफडी और रिकरिंग। तो रिकरिंग डिपॉजिट जैसे होता है आरडी, वो कैसे होता है कि हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो और 1 साल 2 साल जितना भी आपने बताया उसके बाद आपको ब्याज मिल जाता है। तो सेम वेज हम उनको बताते हैं कि लिक्विड फंड, तो उस हिसाब से एटलीस्ट उन्होंने एंट्री ली। फिर एक स्टेप ऊपर आता है बैलेंस फंड। उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे मैं पहले तो डेफिनेशन उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि लार्ज कैप होता क्या है, मिड कैप होता क्या है, स्मॉल कैप होता क्या है। ये वर्ड्स मैं यूज़ करती हूँ ताकि उनको समझ में आए कि कहीं पे न्यूज़ में कहीं पे देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो एटलीस्ट वो वर्ड्स उनको याद रहे। पर मैं एक्सप्लेन ऐसे करती हूँ कि एक छोटा सा तालाब है, तालाब, रिवर, पॉन्ड, जो भी समझना है, वो आपका हो गया टाइनी और स्मॉल कैप। वो आगे जाके कहाँ पे मिलता है? एक समुद्र में मिलता है, वो आपका हो गया मिड कैप। समुद्र आगे कहाँ पे? महासागर में मिलता है, वो आपका हो गया लार्ज कैप। तो इस हिसाब से हम नीचे से ऊपर जाते हैं कि उनको समझ में आए, फिर उल्टा घुमाते हैं। अभी रिस्क के हिसाब से, ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें इतनी पहले स्मॉल कैप इतना गहरा नहीं होता है, मतलब कि गहराई के हिसाब से अगर मुझे बताना है तो कि वहां पे हम खड़े रह सकते हैं। छोटा मोटा तालाब, रिवर, नदी, समुद्र और फिर महासागर। वैसे फिर उल्टा होता है कि महासागर जो है वो आपका लार्ज कैप हो गया। लार्ज कैप मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। ओशन मतलब कि जो सी है, मतलब कि समुद्र, वो आपका हो गया मिड कैप। मिड कैप मतलब 101 से लेके 150 वाली कंपनीज और 250 वाली कंपनीज, 101 से लेके 250 वाली कंपनीज। और जो स्मॉल कैप होता है मतलब 251 से लेके स्मॉल कैप। तो जब भी आपको बाजार को टेस्ट करना है कि वॉलेटिलिटी मतलब कि उतार चढ़ाव क्या होता है, तो हम एंटर करवाते हैं थ्रू लार्ज एंड मिड कैप, ताकि उनको ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मिले इन फॉर्म ऑफ लार्ज कैप, ग्रोथ मिले इन फॉर्म ऑफ मिड कैप। अभी सेबी के रूल के हिसाब से 35% लार्ज कैप में मिनिमम अलाउड है, 35% मिड कैप में है कंपलसरी। 35-35 कंपलसरी है, 35%। बैलेंस जो 30% बचता है वो फंड मैनेजर के मुताबिक, उनको किस हिसाब से बाजार लग रहा है उस हिसाब से उन लोग एलोकेशन करते हैं। तो जब भी हम ये एक्सप्लेन करते हैं लार्ज, मिड एंड स्मॉल थ्रू ये एग्जाम्पल, उसमें दूसरा एक एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ कि तुम सुबह उठते हो, अभी ये सब में स्टॉक्स कौन से आते हैं, तो मैं उनको ये नहीं बताती कि कंपनी के नाम नहीं बताना है हमको। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, ब्रश जिस कंपनी में है वो आपका लार्ज कैप है।
तुम जो साबुन से स्नान करते हो वो कौन सी कंपनी है, वो लार्ज कैप है। तुम फिर ऑफिस के बाहर कपड़े जो पहनते हो वो लार्ज कैप कंपनी है। तुम फिर जो व्हीकल में जाते हो वो लार्ज एंड मिड कैप की मार्केट फ्लो के हिसाब से है। तुम सैलरी कमाते हो, सैलरी जिस अकाउंट में आता है वो बैंक अकाउंट जो है वो आपका लार्ज एंड मिड कैप है। तो इस हिसाब से उनको जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं ना तो उन लोग रिलेट कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पे भी जार्गन यूज नहीं किया कि एज पर रूल मार्केट फ्री फ्लो लार्ज कैप 101। नहीं हमको मेरा समझ जाना है। मेरा एक सवाल भी था इस पर, बाकी बातें तो चलती रहेगी। आप मतलब ये एग्जांपल लाती कहाँ से हैं? और दूसरा मुझे लगता है एक टाइम के बाद ना आपको एक बुक लिखनी चाहिए इस तरीके की एग्जांपल्स को लेकर के। वो मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब कि जिस तरीके से एक आपके अंदर एक स्टोरी टेलिंग की जो कला है ना, वो मुझे लगता है कि वो बड़ी अच्छी है और बड़ी आसानी से लोग कन्विंस हो जाते होंगे आपकी बात सुन के। ये सीखा है पापा से ही, अच्छा। क्योंकि पापा ने भी कभी भी टेक्निकल वर्ड्स यूज ही नहीं किए हैं। वो चाय के ठेले पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि तेरा रोज की जितनी चाय तू बेचता है तो लास्ट का 1 घंटा में जितना भी चाय तू बेचता है उसका SIP कर डेली का। वाह। ऐसा नहीं कि तेरी जितनी इनकम है उतनी, लास्ट 1 घंटा समझने का, 8 से 9 उनका लास्ट का एक टाइम होता है, 8 से 9 के बीच में जितना होगा उतना डेली का तो SIP कर। तो वो स्टोरीज, और जैसे मैंने कहा कि बचपन से मेरे माइंड में स्टोरीज ही है। कभी भी उन्होंने टेक्निकल वर्ड्स किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी निवेशक को उन्होंने टेक्निकल वर्ड से समझाया ही नहीं है। तो टेक्निकल वर्ड्स मुझे समझ में आया जब से मैंने NISM की वो एक बुक पढ़ी उसके बाद तो तब से लेके अच्छा ये बताया था, इसका ये वर्ड है, तो आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो ये सिचुएशन थी। तो ये लार्ज एंड मिड कैप जो कि हम और बात करना चाह रहे थे आपसे, तो उसके बहुत अच्छे आपने एग्जांपल दिए। लेकिन मैम ऐसा हुआ क्योंकि 2020 के बाद हर 6 महीने में स्मॉल कैप में जो लोग पैसे लगा रहे थे उनके पैसे डबल हो रहे थे। किसी के 4 महीने में हो गए, किसी के 1 साल में हुए, और हर कोई दूसरे को रेकमेंड कर रहा था, तो वो भी अपनी पुरानी SIP छोड़ करके स्मॉल कैप पे आ रहे थे। तो ये कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है कि नहीं स्मॉल कैप सही नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग को लगा भाई हमारे पड़ोसी ने तो इतना डबल हो गया उसका पैसा। बहुत लोग हायर लेवल पे जो लोग लिए हुए हैं अभी भी 30% नुकसान पे रहे। तो कैसे कन्विंस करते हैं आप फिर कि नहीं ये अभी करोगे तो अब काफ़ी भाग गए हैं, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी? तो और लार्ज एंड मिड कैप के 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव्स क्या होंगे? डेफिनेटली। तो विपुल जी, मैं क्या उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके फ्रेंड्स के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपके फ्रेंड का और आपका नाम, ना ही तो नाम आपका सेम है, ना ही आपकी उम्र सेम है, ना ही आपकी इनकम सेम है, ना ही आपकी हाथों की लकीरें सेम है। तो वही सेम फंड आप कैसे सोच सकते हो कि जो उन्होंने लिया है वही मैं लूँगा? तो एक यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंडली कि मान लो कि हम दवाई की दुकान पे, मतलब कि ड्रगिस्ट या केमिस्ट के पास हम हैं, उनको हम बताते कि भाई सबसे बेस्ट दवाई तू दे दे, बट पहले मुझे उनको बताना पड़ेगा ना कि मुझे सिर दर्द है तो मुझे उसकी दवाई दे, या फिर मुझे सर्दी जुकाम है तो तुम मुझे उनकी दवाई दो। तो उस हिसाब से पहले हमको समझना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम पे हमें समझ में आता है, बट वो इन्वेस्टर को किस हिसाब से हम समझाए वो समझाना भी ज़रूरत होता है। सेकेंडली, जैसे बताया कि हर एक का एक साइकिल होता है। मिड कैप का एक साइकिल हो गया, स्मॉल कैप का एक साइकिल हो गया, लार्ज कैप तो टेक्निकली हम अगर सोचे तो पिछले इतने सालों में पोस्ट कोविड के बाद लार्ज कैप में इतना रिटर्न्स बना ही नहीं। बिल्कुल सही बात। करेक्ट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमको उधर से निकलना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट फॉर द लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करती हूँ कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों साथ में मिलती है। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट में क्रिकेट को काफ़ी एनालॉजी बनाते हैं और काफ़ी कंपैरिजन करते हैं। तो आपको एक ही अगर क्रिकेट टीम है तो वहाँ पे बॉलर्स और बैट्समैन दोनों होने चाहिए। बैट्समैन में भी अलग अलग टाइप होते हैं, बराबर, अग्रेसिव, डिफेंसिव, ऑफेंसिव, ये सब। सेम वेज लार्ज कैप और मिड कैप में भी अलग अलग फंड स्टाइल होती है, ग्रोथ स्टाइल होती है, वैल्यू स्टाइल होती है, ब्लेंड स्टाइल होती है। तो इस हिसाब से कभी वैल्यूएशंस चलते हैं, कभी ग्रोथ चलती है, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। तो ये एक हमारे पास म्यूचुअल फंड के थ्रू एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हमको
पता रहता है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है पोर्टफोलियो में थ्रू फैक्ट शीट। तो वहां पे हम एक बता सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको एक ही झटके में बाजार बड़ा लॉस, हाँ, बड़ा लॉस ऐसे हार्ट अटैक वहीं पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कंफर्टेबल नहीं है उनको डायरेक्टली मैंने पॉइजन दे दिया तो उधर ही ढेर हो जाएंगे। तो हम इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं। पॉइजन गलत वर्ड है, बट एक एक्सप्लेन करने के लिए कि एक स्लोली एंड स्टेडीली तुमको बिल्डअप करना है। तो जैसे जैसे आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, फिर अगर निवेशक कंफर्टेबल है कि हाँ चलो इन्होंने उतार चढ़ाव दोनों मतलब 5 साल 6 साल ऑलरेडी एक साइकिल देख ली है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम प्योर मिड कैप देते हैं, स्मॉल कैप देते हैं, मल्टी कैप देते हैं। तो इस हिसाब से, और दूसरा कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था 50-30-20, कि अगर 6 साल 7 साल के बाद वाला गोल है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शन हम स्मॉल कैप का, अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है तो दे सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव ये है कि भले मैं बोल रही हूँ कि लार्ज एंड मिड कैप, बट वहाँ पे फंड मैनेजर्स थोड़ा प्रोपोर्शन स्मॉल कैप का भी लेते ही है। एक अलग सा तड़का, जो हम अगर थाली खाते हैं तो थाली में हम बोलते हैं कि एक थोड़ा सा अचार स्वाद अनुसार ही होना चाहिए, उसको सब्जी की तरह से हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो एक जो आचार है वो एक स्मॉल कैप है, कि जब खाने से वो टेस्ट भी बढ़ता है और उतना नुकसानदायक भी किसी के पोर्टफोलियो में नहीं होता है। वाह, ये बात आपने बहुत शानदार तरीके से समझाई मैम। नेगेटिव कुछ है लार्ज एंड मिड कैप में, क्योंकि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें खामी अगर हुई है तो क्या हो सकती है। हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ नहीं कुछ नेगेटिव नहीं है तो मैं वो गलत बोल रही हूँ। नेगेटिव इसमें ये रहता है कि अगर तुम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हो और मिड और स्मॉल कैप ही चल रहे हैं तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में वो नेगेटिव रिटर्न्स दिखेगा फॉर श्योर। तो वहाँ पे एक ये चीज़ हो सकता है कि मार्केट साइकिल किस हिसाब से चल रही है। अगर जैसे कि हम 2021-22 की बात करें तो सभी स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो वो दरमियान लार्ज एंड मिड कैप में परफॉर्मेंस इतना नहीं रहा है। तो वो एक चीज नेगेटिव है कि अगर सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं तो हमको एक कभी सेल्फ डाउट आता है एज एन इन्वेस्टर। बिल्कुल सही बात कि सभी जगह पे मेरे इर्द गिर्द अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात हो रही है और मेरा तो वो इन्वेस्टमेंट उसमें है ही नहीं, तो एक फोमो वाली फीलिंग भी आ जाती है। और आज की डेट पे इतनी इंफॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल है फिंगर टिप्स पे, एआई पे और ये सब, तो लोग और काफ़ी टाइम पे ऐसे होता है कि खुद के पूरे पोर्टफोलियोज अपलोड कर देते हैं और बोलते हैं कि इसमें ये खामी है ये खामी है, फिर हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट ये जायज़ है कि अगर तुम इन्वेस्टर के साथ बात कर रहे हो तो तुमको दोनों चीज़ मतलब कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, और फिर क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है उस हिसाब से हमको बताना रहता है। अच्छा मैम, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा ही, हम लोग अभी बात सिल्वर की कर रहे थे, गोल्ड की कर रहे थे। पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा होना चाहिए सोने के अंदर एक सुरक्षित निवेश? पहले कहा जाता था लोग सोना रखते थे, बेचते नहीं थे। अब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे लगा रहे हैं वहाँ पर। तो अपने पोर्टफोलियो में सोना गोल्ड होना चाहिए कि नहीं? सिल्वर अब लोग काफ़ी बात करने लगे हैं इस रैली के बाद, वो भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और कितना होना चाहिए? डेफिनेटली। सो विपुल जी, गोल्ड और सिल्वर ऐसी बात है ना कि पिछले सिल्वर को तो कोई, मैं बोलूँगी तो भाव ही नहीं दे रहा था। बराबर है, वो फैमिली का एक बिछड़ा हुआ बच्चा था जो अभी अभी लाइमलाइट में आया है। तो गोल्ड एंड सिल्वर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यूजुअली ये हम बताते हैं कि पोर्टफोलियो में या फिर आपकी टोटल नेटवर्थ जो आपकी होती है उससे 5 से 10% मैक्सिमम, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये पुश्तैनी, हम जैसे बोलते हैं कि ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, ये मेरा पुश्तैनी गोल्ड एंड सिल्वर है। आगे टाइम ऐसे भी आएगा लोग प्लैटिनम, लोग एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब में भी निवेश करेंगे, बट ये सब का कमर्शियल यूज़ ज़्यादा है। एज एन इंडिविजुअल, एज एन इन्वेस्टर या फिर एक निवेशक के नज़रिए से हम देखें तो ये सब में बोलता है ना कि हाँ आया, पैसा डाला और प्रॉफिट निकाल के निकल गए, मतलब यूजुअली ये ट्रेंडिंग जिसको हम बोलते हैं। बट एक कोर पोर्टफोलियो जो होता है, पहले के टाइम पे लोग हमेशा फिजिकल गोल्ड ही सोचते थे क्योंकि तभी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। बट
अभी पिछले 5 साल पोस्ट कोविड में स्पेशली बोलूँ तो पोस्ट कोविड लोग जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं और ये सब यूजुअली मिलेनियल्स या तो फिर जेनजीज हैं, हाँ बिल्कुल। तो यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन को कहीं पे फिजिकल गोल्ड या सिल्वर रखने की जगह नहीं है, उनको सब कुछ ऑन फिंगर टिप्स हाँ, चाहिए, बिल्कुल। सब कुछ ऑनलाइन चाहिए। तो इसी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट का मार्केट बूम हुआ है स्पेशली कमोडिटी में, इसके लिए काफ़ी आप देखोगे कि गोल्ड एंड सिल्वर ETFs आए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स आए हैं कि जहाँ पे अगर कुछ नहीं होने के बजाय कुछ होना चाहिए, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग जिससे हम बोलते हैं। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ मैं ये बताऊंगी यंग जनरेशन के लिए कि क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आज उन्होंने एटलीस्ट उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या हाँ। इक्विटी हो, कुछ भी हो। तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद एक किसी सारथी की ज़रूरत होती है उनको, कि कोई हाथ पकड़ के मुझे राह दिखाए कि हाँ ये आगे से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, सीधा जाना है, जो भी है। देख यहाँ पे खड्डा है तो खड्डा है, संभाल लेना, स्पीड ब्रेकर आएगा तो संभाल लेना। तो ये सब जो चीज़ है ना, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एक प्रोफेशनल या प्लानर या एडवाइज़र के थ्रू ये चीज़ हमको समझ में आती है और हम वो चीज़ इन्वेस्टर्स को समझाते हैं। ठीक, आखिरी के एक सवाल और दो सवाल बस जो रहेंगे मैम। एक तो ये कि अभी की करंट सिचुएशन जो है, हालांकि इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया कई सारे एग्जांपल से रोड के, और लेकिन फिर भी जाते जाते जो लोगों के मन में डाउट है, जिन्होंने 2 साल पहले शुरू किया, 3 साल पहले किसी के कहने पर कि नहीं SIP क्यों नहीं कर रहे हो, और अब वो देख रहे हैं कि भाई साहब जो मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो गया, क्योंकि 1-2 लोगों ने, दूर के रिश्तेदारों ने, 1-2 लोगों ने कंप्लेन की मुझसे भी कि क्या कर दिया, मतलब जो क्या है, मतलब जो है उससे अच्छा तो बैंक में था। तो वो फिर कैसे आप कन्विंस करते हो, या अगर आपके पास आए तो कैसे कन्विंस करेंगे, और उनको जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को उनको क्या सजेस्ट करेंगे अभी की सिचुएशन में? डेफिनेटली। सो विपुल जी, हम आज मुंबई में रहते हैं, हर जगह पे हमको काफ़ी सारे रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग सब हो रही है, ठीक है। तो जब ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो मैं इन्वेस्टर्स को बताया कि तुम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, मतलब तुमको जितनी लंबी, जितनी ऊंची इमारत बनानी है तुमको उतना नीचे गड्ढा खोदना पड़ेगा। मतलब कि जितना लंबा आपको जाना है, जितना दूर जाना है, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो डाउन होगा। तुम अगर 20 माले की बिल्डिंग बना रहे हो तो नीचे 3 माला जाना पड़ता है। मतलब अगर 20 साल की जर्नी अगर तुम्हारी है इन्वेस्टमेंट की, तो 3 साल 4 साल ऐसे आएंगे, चैलेंजिंग आएंगे, फ्रस्ट्रेटिंग आएंगे, ऐसा लगेगा सब कुछ बेच बाच के गांव चला जाओ, ऐसे भी सिचुएशंस होंगी। तो हम ये बताते हैं कि आपके 10 साल या 20 साल जितना भी जर्नी है, तो 1000 दिन आपका टेस्टिंग पीरियड होगा। मैं दिन की बात करती हूँ, क्योंकि दिन की जब भी हम बात करते हैं तो कभी, जैसे बताया कि कभी अच्छे दिन भी होते हैं, कभी बुरे दिन भी होते हैं। 1000 दिन मतलब अराउंड 3 साल हो गया, करेक्ट, 1095 डेज। तो वो 1000 दिन कभी आएंगे ना ही मैं बता पाऊंगी, ना ही कोई तुमको बता पाएगा, और जो बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है आपको खुश करने के लिए, करेक्ट। तो ये 1000 दिन के लिए तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, और वो कभी प्रिपेयर करो कि जब भी अगर कोई एक्सपर्ट के साथ तुम जुड़े हुए हो, तो वो टाइम तुम्हारे पास वो एक्सपर्ट बता सकते कि हाँ जो मैंने 1000 दिन बोले थे उसमें का ये ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है, तीसरा ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है। बट वो दरमियान जैसे मैंने बताया कि जितना लंबा या फिर जितनी ऊंची इमारत बनानी है उतना खड्डा नीचे खोदना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ कि शेर या फिर चीता या कोई भी जो कार्निवोरस एनिमल है, उसको अगर लंबी छलांग लगानी है ना, तो उधर से डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो 2 कदम पीछे जाएगा ताकि उसको वो एक मोमेंटम मिले। तो तुम्हारे पोर्टफोलियो में मोमेंटम कभी मिलेगा जब भी पोर्टफोलियो तुम्हारा थोड़ा सा डाउन है, तो तभी अगर तुम्हारे पास सरप्लस अवेलेबल है पैसा तो तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हारे पास नहीं है तो बस ऐसे ही बैठे रहो ना, एंजॉय करो। समटाइम्स नो एक्शन इज ऑल्सो अ गुड एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शेर का जो मैंने एग्जाम्पल देती हूँ ना, तो काफी लोग वहां पे रिलेट कर पाते हैं। ये आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सबसे लोग रिलेट कर पाएंगे मुझे लगता है। तो अब आज के कार्यक्रम को तो अब समाप्त करने का वक्त हो रहा है मैम, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो समझ में आई हैं, एक तो ये कि आपको जो याद रखनी है GDP फार्मूला, जो मैम का नया फार्मूला है उसको ध्यान रखिए। 50-30-20 का जो फार्मूला है,
इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको ध्यान में रखिए। जो छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए गए हैं उसको तो ज़रूर ध्यान रखिए, लेकिन हाँ, अपनी पहली SIP जो आप कर रहे हैं वो लिक्विड फंड के अलावा अगर आप सीधे अगर आ रहे हैं तो लार्ज एंड मिड कैप एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसमें आपको स्थिरता भी मिलती है। मिड कैप होने की वजह से वहाँ पर आपको जो तेज़ी आती है बाज़ार में मिड कैप के अंदर, उसका भी फ़ायदा जो है, ग्रोथ का भी फ़ायदा वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। मैम, आखिरी के 1-2 सवाल ये कि जब आप बोर होती हैं तो क्या करती हैं? मतलब मूवी देखना पसंद है, क्रिकेट देखना पसंद है, फैमिली के साथ रहना पसंद है, क्या करती हैं? डांस करना पसंद है, डांस करना पसंद है। फुल वॉल्यूम और डांस। डांस, बहुत शानदार। अभी अगर आपको 2 में से चुनना हो, सोना और चांदी, तो आपका फोकस अभी सोने पर रहेगा या फिर चांदी को देख करके भी हम लालच होती है कि नहीं होना चाहिए? अब तो सब लोग कह रहे हैं इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड हो रही है। मैं बोलूँगी दोनों का कॉम्बिनेशन लो, क्योंकि एज आई सेड, अगर तुम ट्रैफिक में फंसे हुए तो कौन सी लेन आगे जाएगी पता नहीं। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन की 50-50 ले लो, चला तो ये, नहीं चला तो ये, एक सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि तुमको वो गिल्टी फील ना हो फ्यूचर में आके कि काश मैंने ये लिया होता या काश वो किया होता। तो वो काश वर्ड जो है ना, वो ना हो, इसके लिए। फिल्में किस तरह की पसंद है आपको, और लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? आपने स्टार्ट ही उसी टॉपिक से की, धुरंधर। धुरंधर। वाह वाह वाह। तो धुरंधर 2 निपटा दिया आपने, देख ली? Yes, yes, चलिए, yes. ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके। और अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दें कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि मैम उस साइड बैठी हैं। अगर वो इस साइड होती तो हम लोगों की नौकरी पे खतरा हो जाता। जितना अच्छा आप बोल रहे हैं, जितने अच्छे एग्जांपल्स आपके पास हैं, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके। बहुत कुछ हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की थैंक सेशन यू में। सो मच, थैंक यू। तो हमारी इस खास सीरीज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और फंड के फनकार से और समझेंगे कि उनकी निवेश की रणनीति क्या है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।